देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। द विलेज स्टूडेंट का मतलब होता है गांव का छात्र, और गांव का छात्र बनेगा मास्टर, और मेरे सभी साथी बनेंगे अब मास्टर यानी कि अध्यापक। और बेसिक शिक्षा की तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं, और आज हमारा हो गया है 7वां लेक्चर। 7वें लेक्चर का मतलब समझ रहे हैं साथियों कि आज हो गया है हमारा लगातार 7वां दिन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बजरंग बली का नाम लेके। और आज का चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन फंसने फिक्स हैं। दोस्तों जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी वीडियो देखने आइए, किसी भी नंबर पे आइए, 7वें नंबर पे या आने वाले जितनी सीरीज हैं, अब तो कम से कम 200 से 300 सीरीज आपकी चलने वाली है। 200 सीरीज कम से कम चलने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम काफ़ी दूर हैं और रोज़ाना चलेंगी सीरीजें। और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो एक दिन में 2-2 सीरीज हम लेके चलेंगे, 2-2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप लोग सीटेट की तैयारी में लगे होंगे, तब तक मैं इतना मैटर आप लोगों को दे दूंगा कि जैसे ही सीटेट का एग्जाम दे के आप खाली होंगे तो आप लोग आ जाएंगे यूपी टेट की तैयारी करने, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी और नए साल में नया मैटर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नए साल में भी कुछ धमाका करने की सोच रहा हूं कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन चीज़ नए साल में मिल जाए, तो उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं, और हो गया तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अधिगम के वक्र के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था, अधिगम के बारे में बताए थे। तो अधिगम के 4 प्रकार जो होते हैं उसको मैं कल छूट गया था, तो उसको आज मैं आपको बता देता हूं कि अधिगम के 4 प्रकार होते हैं। रटंत अधिगम, अभिग्रहण अधिगम, और उसके बाद आपके पास सार्थक अधिगम और अन्वेषण अधिगम होता है। तो चलिए इसको मैं आगे आपको लेके बता देता हूं और एक्सप्लेन भी कर देता हूं, आप लोगों को व्याख्या भी दे देता हूं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपको पता है कि अब किसी भी सेमेस्टर में आप हैं तो आपका जो टेट का सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, और लाइफ टाइम के लिए आपका मान्य होगा। तो आप किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आप यूपी टीईटी की परीक्षा दे सकते हैं, सीटीईटी की परीक्षा दे सकते हैं। तो आप भी बीएड बीटीसी जो भी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप पहले सेमेस्टर से ही आप तैयारी करिए, और यकीन मानिए आपके सेमेस्टर के एग्जाम में भी बहुत ही फायदा देगा ये सेशन। 1 नंबर सीरीज से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अधिगम के प्रकार की बात करेंगे। तो अधिगम के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रटंत अधिगम, अभिग्रहण अधिगम और सार्थक अधिगम, और एक होता है आपका अन्वेषण अधिगम। तो आइए इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और ये अधिगम किसने दिया था? तो डेविड आसुवेल नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? डेविड आसुवेल नामक एक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। रटंत अधिगम का मतलब क्या होता है? रट्टा मारना। रटंत अधिगम का मतलब होता है दोस्तों रट्टा मारना। आप किसी चीज को रट्टा मार के याद कर लेते हैं, जैसे आप लोग यूपी टीईटी में करते हैं। क्या करते हैं? ईवीएस का रट्टा मारते हैं, हिंदी का रट्टा मारते हैं, संस्कृत के सूत्रों का रट्टा मारते हैं, और अधिगम जो आपका बाल विकास है उसके मनोवैज्ञानिकों का रट्टा मारते हैं। तो ये एक आपकी हो गई रट्टा प्रणाली, और रट्टा मारना आपकी मजबूरी है, क्योंकि एग्जाम में रट्टे वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन अब आपको रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के सवालों के पूछने की प्रकृति बदलती जा रही है। तो जब तक आपको थियरी नहीं पता होगी आप रट्टा मारे रहेंगे, और वर्डों की क्वेश्चन के पूछने की शैली में थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेगा ना, बस वहीं पे आपका जवाब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए फिर से लेके चलते हैं। अगला है आपका अभिग्रहण अधिगम। अभिग्रहण का मतलब होता है दोस्तों ग्रहण करना। अभिग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, किसी चीज को ग्रहण करना। किस प्रकार से? आप किसी चीज को किस प्रकार से ग्रहण करेंगे? जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो आप अपने अंदर कुछ ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं। इसी को कहते हैं अभिग्रहण अधिगम।
तो जिन साथियों को भी अधिगम का अर्थ नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूं कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। पिछले चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको अधिगम के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से कैसा अधिगम होता है। सार्थक अधिगम। अब सार्थक अधिगम क्या होता है दोस्तों? सार्थक अधिगम का मतलब होता है कि जीवन से जोड़कर या अर्थ समझकर सीखना। तो आपको मैं कैसे सिखा रहा हूं? देखिए, यही मेथड में प्रयोग कर रहा हूं ना, जीवन से जोड़ रहा हूं। मैं आपको उदाहरण कैसे देता हूं? आप जब मेरे उदाहरण देखते होंगे तो आपको सारे उदाहरण देखे सुने अपने घर के आसपास अगल बगल के उदाहरण मिल रहे होंगे। मैं वही उदाहरण आप लोगों को देता हूं। तो क्या करता हूं? आपके जीवन से जोड़ देता हूं और उसकी व्याख्या करता हूं, उसके अर्थ को समझाता हूं। तो ये हो जाएगा आपका सार्थक अधिगम। मतलब सार्थक अधिगम का मतलब ही हो जाता है कि जो आपके काम में आए। एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। जैसे खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय। तो चाय क्या है? सार्थक है। वाय क्या है? वाय का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं तो बोलने में मजा आता है। चाय वाय पी लिया जाए, खाना वाना खा लिया जाए, पानी वानी पी लिया जाए, तो सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक चीज को आप लोग सीख लेते हैं और निरर्थक चीज को आप लोग हटा देते हैं। तो आपको कैसे सीखना है? सार्थक अधिगम करना है। ठीक है। अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है? प्रयोग द्वारा सीखना। प्रयोग आप करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नया चीज इन्वेंशन करेंगे, नई चीज की खोज करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे? बल्ब की खोज करने के लिए कई बार, हजारों बार प्रयोग किया गया, तब जाके बल्ब मिला। ठीक है, तब जाके बल्ब मिला, बल्ब का आविष्कार हुआ। चलिए मैं आपको हिमांशी सिंह का उदाहरण देता हूं। और आपको लगता होगा कि हिमांशी सिंह का मैं बार बार क्यों उदाहरण देता हूं या हिमांशी सिंह की चर्चा क्यों करता हूं? जानते हैं हिमांशी सिंह की उम्र क्या है? लगभग 24 से 25 साल, 26 साल, उससे भी कम में है। वो एक छोटी सी बच्ची है और उसने आज 35 लाख सब्सक्राइबर, करोड़ों व्यूज और लाखों लोगों की समस्या का हल किया है। सीटेट एक ऐसी परीक्षा होती थी जो लोगों को समझ में नहीं आता है और जिसके लिए लोग 20-20 हजार रुपए फीस देके कोचिंग करते थे दिल्ली जैसे शहर में, और वहां पर भी अध्यापक उनको समझा नहीं पाता था। उस बच्ची ने क्या किया? खुद दिया। आपको जानकर एक आपको बता देता हूं कि हिमांशी का जो नंबर था 90 नंबर था पहली बार उनका सीटेट में। सीटेट क्वालिफाई जब हिमांशी ने किया था तो 90 नंबर उनका था। आपको हंसी आएगी कि 90 नंबर पाने वाली लड़की आज भारत में एक बहुत बड़ी एजुकेटर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक केंद्र के लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करवाने के लिए लाखों लोगों की मदद करती हैं एक प्लेटफॉर्म से। तो एक आम लड़की थी, एक आम लड़की एक खास लड़की बनी हुई है। तो इसलिए मैं उदाहरण देता हूं कि जो हमारे लर्नर्स हैं, जो सीख हैं, मैं खुद इंस्पायर होते रहता हूं। और वो लड़की छोटे से मोबाइल से स्टार्ट करके आज एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाई है। तो आप भी उस चीज़ को देखिए। मैंने एक पीछे पढ़ाया था किसी चैप्टर में ईर्ष्या के बारे में पढ़ाया था। तो ज़्यादातर लोग ईर्ष्या करते हैं, खुद प्रयत्न नहीं करते हैं। तो जब प्रयत्न करेंगे तभी ना आप कुछ कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कोई 4 घंटे पढ़ रहा है और आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आप उससे जलते हैं, उसको पढ़ने से रोकते हैं। चलो भाई चले घूमने चले, क्या कुछ करें, आओ जाके गप्पा मारते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना। अरे भाई वो 4 घंटा पढ़ रहा है तो तुम कोशिश करो कि 8 घंटे पढ़ो, तुम 8 घंटे पढ़ो। उसके चक्कर में क्यों पढ़े हो? तुम अपने चक्कर में पढ़ो ना। तो ये चीज होती है खोज हुई। तो अन्वेषण अधिगम क्या होता है? प्रयोग द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, खोजबीन द्वारा सीखना। ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 आशुबेल महोदय के द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज मुझे यूट्यूब के थ्रू मेल आया हुआ था, मोहन पाठक सर सेमिनार लेट्स लर्न, हिमांशी सिंह लेट्स लर्न मीट अप इन दिल्ली एजुकेटर समिट। ठीक है, तो ये देखिए मैं ही हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं हूँ और ये हिमांशी हैं। तो ये वीडियो आपका इसी चैनल में पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मेरा बेस्ट वीडियो इसमें था, तो यूट्यूब ने मुझे बताया था, ये मेल आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अधिगम स्थानांतरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक जगह सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी जगह काम आ जाता है तो उसी को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, मतलब सीखे हुए चीज का स्थानांतरण। तो चलिए आगे देखते हैं अधिगम स्थानांतरण में क्या क्या होता है। अधिगम स्थानांतरण का समान अवयव का सिद्धांत, तो ये किसने दिया था इस सिद्धांत को? इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। इसमें कहा गया है समान अवयव का सिद्धांत। ठीक है, तो जैसे पहले और बाद के अधिगम में जहाँ तक समानता पाई जाती है, पहले और बाद के अधिगम में जहाँ तक समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? समान अवयव का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ABC लिखा हुआ है और ABC लिखा हुआ है। अब यहाँ से A जो है, ठीक है, मैं इसको लेता हूँ, A का जो स्थानांतरण हुआ है C तक हुआ है। ठीक है, C तक हुआ है और यहाँ पे D भी दिया हुआ है, तो D तक स्थानांतरण नहीं हुआ, तो समान अवयव का स्थानांतरण कहाँ तक हुआ? A से लेके C तक का हुआ। देखिए A से C तक का हुआ, लेकिन ये D का स्थानांतरण यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो पहले और बाद के अधिगम में जहाँ तक समानता होती है, तो समानता कहाँ तक हुई? जहाँ तक भी समानता होगी ABC, एक तरफ आपका ABC है, एक तरफ आपका ABCD है, तो C तक ही आपका स्थानांतरण हो पाया है, तो इसे कहते हैं समान अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, D को आप बाहर कर देंगे। आगे चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत कोहलर महोदय ने दिया है। किसने दिया है? कोहलर महोदय ने दिया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। अभी मैं लास्ट में आपको सारे वन लाइनर क्वेश्चन में ये आपको चीजें बता दूंगा कि कौन सा स्थानांतरण किसने दिया है, तो आपका वहां से एक बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप पहले समझने पर ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए, पहले और बाद के अधिगम में जितने तत्व समान होंगे, आरोपण सिर्फ वहीं तक माना जाएगा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, जहां तक समान होगा वहीं तक आपका आरोपण माना जाएगा। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, इसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे आरोपण किया गया है तो 1 और 2 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 1 और 2 दिया गया है, तो 1 से 1 तक का ही यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है और 2 तक नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? आरोपित कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। आगे चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण या उभयनिष्ठ तत्व का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण या उभयनिष्ठ तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये चार्ल्स वुड ने दिया था। पहले और बाद के अधिगम में जो तत्व उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन चीजें जो होंगी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें आप कहेंगे अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण या उभयनिष्ठ का सिद्धांत कहेंगे। और ये किसने दिया था? चार्ल्स वुड महोदय ने दिया था। तो आपको याद क्या करना है इसमें कि अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताएंगे चार्ल्स वुड महोदय ने दिया था। ठीक है, ये चीज आपके ध्यान में आ गई है। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण का नियम आपका चार्ल्स वुड ने दिया था। अधिगम स्थानांतरण का समान अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अधिगम स्थानांतरण के आरोपण का सिद्धांत कोहलर महोदय ने दिया था। और अधिगम स्थानांतरण के जी कारक तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तो हम स्पीयरमैन को आगे अभी पढ़ते हैं।
तो चलिए, अधिगम स्थानांतरण के जी तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयर मैन ने दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीयर मैन के द्वारा ये चीज़ दी गई थी। स्पीयर मैन के अनुसार जी कारक हमें सभी मानसिक कार्यों में सहायता करता है, इसलिए सिर्फ जी कारक का ही स्थानांतरण होता है। एस कारक प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होते हैं, अतः इसका स्थानांतरण नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ जी कारक का स्थानांतरण होता है और एस कारक का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया इसको कहते हैं। ठीक है, जो आरएस थियरी होती है, यहाँ पे जी दूसरा हो गया। जी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जनरल फैक्ट। ठीक है, तो जी कारक का आपका स्थानांतरण होगा और उसका नहीं होगा। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में क्या होता है? जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में कोई सहायता न करे। जैसे पहले कोई चीज़ आपने सीखी हुई है और वो सीखी हुई चीज़ आपके दूसरे सीखे हुए चीज़ में सहायता नहीं करे, तो उसको क्या कहते हैं आप? उसको आप कहते हैं शून्य स्थानांतरण। अब इसके अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे आपने संस्कृत पढ़ी और आप सोच रहे हैं संस्कृत का जो व्याकरण है फ्रेंच के व्याकरण में, फ्रेंच भाषा के व्याकरण में काम आए, तो वहाँ पे नहीं काम आ पा रहा है, तो वो चीज़ें आपके शून्य स्थानांतरण में आएगा। ठीक है, और उदाहरण में देखें तो जैसे क्रिकेट खेलना सीखकर अंग्रेजी बोलना सीखना। आपने क्रिकेट खेला और आप क्रिकेट खेलने के बाद अंग्रेजी खेलना चाह रहे हैं, तो उसमें क्रिकेट का खेला हुआ सीखा हुआ अंग्रेजी बोलने में कोई सहायता नहीं होगा। ये आपका शून्य स्थानांतरण होगा। मतलब एक बार का सीखा हुआ कार्य दूसरे नए कार्य में अगर कोई सहायता नहीं कर रहा है तो वो आपका शून्य स्थानांतरण हो जाए। आगे चलते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि बाधा उत्पन्न करना। जब कोई पहले का सीखा हुआ कार्य नए कार्य में बाधा उत्पन्न करता है सीखने में, उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है निगेटिव। ठीक है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में या बाद का अधिगम पहले के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। मतलब पहले का अधिगम सीखा हुआ अधिगम नए अधिगम में या नया अधिगम पुराने अधिगम में बाधा उत्पन्न करे, तो दोनों ही स्थितियों में नकारात्मकता हो रही है, निगेटिव कार्य हो रहा है, तो वो आपका नकारात्मक स्थानांतरण हो जाता है। मतलब बाधा उत्पन्न करे तो आपका नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। अब उदाहरण की अगर हम बात करें तो 5वीं तक हिंदी माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी का 6वीं कक्षा से अंग्रेजी माध्यम द्वारा सीखना। बात समझ में आई कि 5वीं तक हिंदी माध्यम में पढ़ा हुआ बच्चा जब 6वीं क्लास में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने जाता है तो उसको कितनी परेशानी होती है वो तो वही बच्चा समझ सकता है। तो वहाँ पे क्या होती है? उसको नकारात्मकता होती है। जैसे आप ही लोगों में से बहुत लोग होंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे और जब वो कोर्स करते हैं फिर, ठीक है ये छोड़िए, सुपर टीटी की हम बात करते हैं कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वहाँ पे 10 नंबर इंग्लिश दी हुई है, तो 10 नंबर इंग्लिश करने में उनको दिक्कत होती है, वहाँ पे परेशानी होती है, बाधा उत्पन्न होती है। और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उन्हें 10 नंबर की संस्कृत वहाँ पे दी हुई है, उसको करने में बाधा उत्पन्न होती है, दिक्कत होती है, तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण, वही देखिए उदाहरण वही आ गया। जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक, देखिए सकारात्मक अधिगम आ गया, अब नकारात्मक हमने देखा, अब सकारात्मक देखते हैं। जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक सिद्ध हो। पहले का अधिगम मतलब जैसे आपने संस्कृत सीख लिया, यूपीटीईटी की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? संस्कृत ऑप्शनल में ले लेते हैं और हिंदी ले लेते हैं। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है, संस्कृत सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। तो संस्कृत में संधि, समास, ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो उनका हिंदी में काम हो जाता है। बस थोड़ा थोड़ा दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक मिल जाती हैं। तो संस्कृत का सीखा हुआ हिंदी व्याकरण में काम आ जाता है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी उत्पन्न हुई है।
दोनों की लिपि भी एक ही है, देवनागरी लिपि दोनों की है, ठीक है। तो ये हो जाती है। देवनागरी कई भाषाओं की लिपि है, जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, आपकी मराठी हो गई। मराठी की जो लिपि है वो भी आपकी देवनागरी लिपि ही है, ठीक है। आइए, ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, निम्न से उच्च कोई छोटी चीज आपने सीखी है और उससे कोई बड़ी चीज आप सीख लेते हैं, कोई बड़ा ज्ञान आपको हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है छोटा से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना। लंबवत स्थानांतरण मतलब लंबा आप खींच रहे हैं, ठीक है, आप बड़े होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, फिर आपने कार चलानी सीखी, और साइकिल चलाने में जो चीज़ आपने सीखी थी वो कहीं ना कहीं आपका उसमें कार चलाने में काम आया। भाई साइकिल चलाने में पैडल चलाना, हैंडल संभालना है, तो कम से कम हैंडल संभालना तो आपने कार में साइकिल के सीखे हुए चीज़ को हैंडल संभालना आपने कार में सीख लिया। या न्यूटन का उदाहरण अगर हम लें, न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा। अब जरूरी नहीं है कि न्यूटन ने सेब को ही देखा था, न्यूटन ने कुछ भी देखा रहा हो। अब किताबों में सेब लिख दिया गया है तो हम लोग सेब ही पढ़ते हैं, और कोई देखने गया नहीं था कि न्यूटन ने सेब ही गिरते हुए देखा। कुछ भी गिरते हुए उसने देखा, लेकिन उसने उस पर प्रयोग किया, उस पर अपना दिमाग खर्च किया, और उस छोटी सी चीज़ को लेके उसने एक बड़ा आविष्कार कर दिया। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार नहीं कहेंगे उसको, मतलब खोज किया, उसकी जानकारी उसको हो गई कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सेब नीचे गिरता है, या कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरता है। तो ये क्या हुआ, एक छोटी सी चीज़ से, निम्न स्तर की चीज़ से उसने एक उच्च स्तर का प्रयोग कर दिया, उसे ही कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें नोट क्या बात है आपकी, हर ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण सकारात्मक स्थानांतरण जरूर होगा। मतलब जो ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण होगा वो क्या होगा, सकारात्मक स्थानांतरण होगा, लेकिन यह हर सकारात्मक स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया और साइकिल चलाकर आपने कार चलाना सीख लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हो जाएगा। इसमें सकारात्मकता हुई, आपने कुछ बड़ी चीज़ सीखी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कार चलाना सीखा और आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, तो क्या है, ये जरूरी थोड़ा कि आप कार चलाना सीख लें तो आपको साइकिल चलाना सीखना है, क्योंकि कार में तो आप बैठ के चलाएंगे, लेकिन साइकिल में आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, संतुलन बनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो वो आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि कार चलाने वाले को साइकिल भी चलाने आ रही हो, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अगला, क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज का मतलब होता है कि सीधा मतलब सीधा उसका संबंध उससे नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, चलिए इसकी थियरी पहले पढ़ लेते हैं। जब दो प्रकार के अधिगम आपस में कोई भी सीधा संबंध ना रखते हो, फिर भी एक का प्रयोग दूसरे में हो जाए, तो इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने गणित में सूत्र याद किए और उसी सूत्रों का प्रयोग आपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में आपने प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट आपने वहाँ पे प्रयोग किया है। क्या किया है, इनडायरेक्ट प्रयोग किया है। या रसायन विज्ञान में जो आप न्यूमेरिकल करते हैं, उनका कोई फार्मूला आपने गणित में प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट रूप से आपने क्षैतिज स्थानांतरण कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है।
पार्श्विक स्थानांतरण। तो आज स्थानांतरण हम समाप्त कर देंगे। थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ को आप सुनिए, ठीक है। अब पार्श्विक स्थानांतरण क्या हुआ कि मिलते जुलते हुए अधिगम में प्रयोग, जो मिलता जुलता हुआ अधिगम होता है, मिलते जुलते अधिगम में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जब एक जगह सीखे गए अधिगम का उसी से मिलते जुलते अधिगम में इस्तेमाल हो जाए तो हमें पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। मतलब जब एक जगह सीखा हुआ अधिगम उसी से मिलते जुलते किसी अधिगम में प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो उसे कहते हैं पार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है, क्या कहते हैं? पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। पार्श्विक का मतलब हो जाता है, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपने दाहिने हाथ से लिखना सीख लिया है और आपने बाएं हाथ को, आपने दाएं हाथ से लिखना सीखा और फिर बाएं हाथ से लिखना सीख लिया, तो क्या हुआ? इसका स्थानांतरण इसके अंदर हो जाता है और दोनों हाथ से आप लिखना जान जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पार्श्विक स्थानांतरण। समान चीज़ों में स्थानांतरण कह रहा है ना कि मिलते जुलते, हाथ है और हाथ में, आप थोड़े कि हाथ से पैर में आप लिखने चले जाएंगे, तो समान चीज़ों में, मिलते जुलते हुए चीज़ों में आप जब स्थानांतरण करते हैं तो वो आपका पार्श्विक स्थानांतरण। एक मिनट, ये तो आपका द्विपार्श्विक स्थानांतरण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जो एक हाथ दाहिने हाथ से लिखते हुए अगर बाएं हाथ से आप लिखने लग रहे हैं तो ये द्विपार्श्विक हो जाएगा ना। पार्श्विक स्थानांतरण की बात हम कर रहे हैं, जैसे 7 + 3 = 10, 7 + 3 = 10, यह जानने वाले विद्यार्थी का उस प्रश्न को हल कर देना जिसमें राम के पास 7 और श्याम के पास 3 किताबें हैं और उसे कुल किताबों की संख्या बतानी होगी। अब देखिए, पार्श्विक स्थानांतरण का मतलब हो जाएगा कि 7 + 3 = 10, बच्चे को पता है कि 7 + 3 = 10 हो जाएगा। मतलब जोड़ उसको पता है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। मान लीजिए 1 + 1 = उसको पता है कि 2 होते हैं। अब उसी को ये बता दिया, उससे ये पूछा जाए कि बेटा रामू के पास 1 कलम है और श्यामू के पास भी 1 कलम है, बताओ कितने कलम हुए? तो वो कहेगा 2 कलम। तो उसको पता था कि 1 + 1 = 2 होता है, उसने दोनों कलमों को जोड़ दिया और बना दिया 2। तो ये हो गया पार्श्विक स्थानांतरण। ठीक है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है? जब एक अंग या क्षेत्र में सीखा गया अधिगम उसी कुशलता के साथ दूसरे अधिगम या क्षेत्र में निपुणता दिला दे तो उसे अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जब एक अंग, किसी अंग द्वारा सीखा हुआ ज्ञान या किसी क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान जब उसको निपुणता दिला दे तो उसे अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दाहिने हाथ से लिखना सीखकर बाएं हाथ से लिखना आप सीख गए हैं, तो ये आपका द्विपार्श्विक स्थानांतरण हो जाएगा। तो आइए कुछ यहाँ पे फैक्ट हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अभी सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ बता दूंगा। तो जितना मैंने स्थानांतरण के आपको बारे में बताया, तो उन चीज़ों को एक साथ मैं आपको बता देता हूँ। अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत चार्ल्स जूड ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स जूड ने दिया था। अधिगम स्थानांतरण का, देखिए फिर से एक बार आप देखिएगा, अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स जूड ने दिया था। अधिगम स्थानांतरण के समान अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर उसके बाद अधिगम स्थानांतरण के आरोपण का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर महोदय ने दिया था। अब हम बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण या उभयनिष्ठ का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स जूड ने दिया था। इसको हमने ऊपर भी पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया। अब अधिगम स्थानांतरण के जी कारक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, अब आगे की चीज़ें हम देख लेते हैं जो अभी हमने आपका पढ़ लिया है।
ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण निम्न से उच्च की ओर होता है, जैसे न्यूटन का सेब के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज कर लेना। ठीक है। क्षैतिज स्थानांतरण का मतलब होता है दो अधिगमों के बीच सीधा संबंध ना हो, इनडायरेक्ट रूप से आप सीख लेते हैं। गणित के सूत्र का प्रयोग आप रसायन विज्ञान के सूत्र में कर लेते हैं या भौतिक में कर लेते हैं, तो ये आपका क्षैतिज स्थानांतरण हो जाता है। पार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है? पार्श्विक स्थानांतरण की बात करेंगे तो एक जगह सीखा अधिगम मिलते जुलते अधिगम में प्रयोग हो जाए तो आपका पार्श्विक स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है। वही अंकों का जोड़ उसे आता है, फिर उससे आप सब्जी फल या किसी चीज पर कोई सवाल पूछेंगे तो वो उसी आधार पर उनको जोड़ के बता देगा, तो आपका पार्श्विक स्थानांतरण हो गया। द्विपार्श्विक स्थानांतरण की बात करेंगे तो दाएं हाथ से सीखा हुआ काम बाएं हाथ से भी करने लगता है, तो आपका द्विपार्श्विक स्थानांतरण हो जाता है। कुछ थियरी हैं, इंपॉर्टेंट थियरी है थॉर्नडाइक की, उसको आप ध्यान में रख लीजिए। आगे फिर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपका बहुत ही जरूरी चीज़ है, ये आपको याद कर लेना। इन तीनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एक नंबर तो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। SR थियरी किसने दिया था? SR थियरी जिसे कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था SR थियरी। अब इसी को पूछता है RS थियरी किसने दिया था, तो आप कहेंगे BF स्किनर ने दिया था। और पूछे SOR थियरी किसने दिया था, तो आप कहेंगे वुडवर्थ महोदय ने दिया था। अब देखिए RS थियरी, इसका पूरा नाम होता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था। SR थियरी किसने दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था। और RS थियरी RS थियरी अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था। SOR सिद्धांत उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया, जो यहाँ पे O दिया हुआ है, SO दिया हुआ, बिल्कुल आप पेज के नीचे जाएंगे तो तीनों थियरी आपको दिख रही होगी। SOR सिद्धांत उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया, ये वुडवर्थ महोदय ने दिया था। तो इसको आप लोग लिख लीजिए एक जगह, क्योंकि तीनों ये आपको किताबों में अलग अलग जगहों पर मिलेगा, क्योंकि तीनों की थियरी अलग अलग है, तो तीनों की थियरी अलग अलग जगह पर मिलेगी। तो ये आप एक जगह लिख लेंगे तो आप एक साथ याद कर लेंगे, तो आप बार बार जब रिपीट करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे SR थियरी आपसे पूछेगा तो आप तुरंत बताएंगे थॉर्नडाइक ने दिया था। RS थियरी किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। SOR थियरी किसने दिया था, तो वुडवर्थ ने दिया था। अब देखो, इसको मैंने याद करने की एक ट्रिक बनाई है, अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे SR थियरी, R हो गया तो R देखिए SR, R लास्ट में आ रहा है आपका, तो लास्ट में आ रहा है तो थॉर्नडाइक, थॉर्न R, थॉर्न, जब थॉर्न आप कह रहे हैं तो र वहाँ पे आ रहा है तो R आ रहा है, तब थॉर्नडाइक में जब लास्ट में R आए तो आपका थॉर्नडाइक हो जाएगा। फिर RS थियरी, S लास्ट में आ रहा है ना, लास्ट में S आ रहा है तो S में स आ रहा है और स से स्किनर आ गया, तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो RS थियरी स्किनर हो गया। फिर आप SOR सिद्धांत की बात करेंगे, इसको आपको याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? SOR, तो SR किसकी है? थॉर्नडाइक की है। R से थॉर्नडाइक, S से स्किनर हो गया, तो बचा क्या? O। अब वुडवर्थ का O, वुडवर्थ को जब आप लिखेंगे तो व लिखेंगे ना, व में ऊ की मात्रा लगा, तो व कैसे है? गोल है। जब वो ओ गोल है तो आप ओ से वो को कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। तो इसको बस ऐसे निमोनिक की तरह आप समझ सकते हैं और ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए कल हम बात करेंगे अधिगम के वक्र की बात करेंगे, ठीक है। मैं तो आज ही लेने वाला था, लेकिन ये थोड़ा लंबा है, तो इसमें आपको कल हम आपको बढ़ा देंगे अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार, ठीक है। अगर दोनों हो जाएगा तो कल दोनों को हम ले लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो एक औपचारिकता है तो वो आपको बताना पड़ेगा। चलिए फिर कल मिलते हैं।
ठीक है। और कुछ कोई थियरी वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो हम उसको भी ढूंढ के आपको पढ़ा देंगे। जय हिंद, नमस्कार।